आपका स्वागत है एक बार फिर आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद राजीव। आज शुरू करते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की पहली यूनिट स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की मतलब जब आवेशों का अध्ययन उनकी विराम अवस्था में किया जाता है तो इसको स्थिर वैद्युत की कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस यूनिट में हम आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे लेकिन उनकी विराम अवस्था में। हमारे इस नेचर में, इस वातावरण में चारों दो प्रकार की चीजें हैं, या तो विकिरण है या फिर कण है, पदार्थ। पदार्थ बल उत्पन्न कर सकता है, बल लगा सकता है। और आप जानते हैं दो तरह के बलों के बारे में जो पदार्थ लगा सकता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन से भी दो प्रकार के बल हैं? पहला गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम आपने पढ़ा होगा, द्रव्यमान के कारण। और दूसरा बल होता है वैद्युत बल। वैद्युत बल यह होता है आवेशों के कारण। आवेशों के कारण। तो इस यूनिट में आवेशों के कारण जो बल लगता है, आवेशों के बारे में जानकारी, आवेशों के गुण, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले कि आवेश क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे हमने बात की है कि बल, वैद्युत बल, तो वैद्युत बल का कारण है आवेश। इसी आधार पर हम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत बल उत्पन्न करता है उसे आवेश कहते हैं। किसी कण या पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत बल उत्पन्न करता है उसको आवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आवेश कणों के बीच या पदार्थों के बीच वैद्युत बल का मूल कारण है। अब आवेश उत्पन्न कैसे हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। यदि आप नोट करना चाहें आवेश की परिभाषा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, कण या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत बल उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। नोट कर लिया? आवेश को घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, या ये कहें कि घर्षण आवेश उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं घर्षण आवेश उत्पन्न करता है। जब कभी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं विपरीत आवेशों से। तो रगड़ने से, घर्षण करने से आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? इसको जानते हैं। इसे हम
आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। क्या है आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसे जानते हैं। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, चलिए पहले इसको साफ कर देते हैं। आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित कण है अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और नाभिक के भीतर उपस्थित प्रोटॉन धनावेशित कण है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। सामान्य अवस्था में परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश और प्रोटॉनों का कुल आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश और प्रोटॉनों का कुल आवेश बराबर होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। धनावेशित नाभिक वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है कक्षाओं की, वैसे वैसे इस बल का परिमाण घटता रहता है। अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। इस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बहुत कम है, तो ये इस परमाणु को छोड़कर दूसरे परमाणु पर जा सकता है। इसके जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है। अब ये मान लीजिए कि यहां 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो जाहिर सी बात है 6 यहां प्रोटॉन होंगे, तो कुल आवेश बराबर 0। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह जाती है 5 और प्रोटॉन कितने बने हैं 6। तो अब कुल आवेश 0 नहीं रहा, कुल आवेश हो गया 1 धनात्मक। कहने का मतलब यह है कि अब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, तो टोटल जो कुल आवेश था परमाणु का अब वो 0। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जाता है तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है। मान लो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या रह जाती है 6। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस पर एक ऋणावेश अधिक हो गया, अर्थात परमाणु अब परमाणु न होकर आयन हो गया है, ऋणायन। एक ऋण आवेश की मात्रा इस पर ज्यादा हो गई है
अर्थात ये हो गया है ऋणावेशित। इससे ये स्पष्ट होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है घर्षण के कारण, तो वे दोनों वस्तुएं जिनको आपस में रगड़ा जाता है आवेशित हो जाती हैं। लेकिन आवेशित कैसी होती हैं? यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये धनावेशित हुई, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये ऋणावेशित हुई। अर्थात एक वस्तु धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है वो धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है वो ऋणावेशित। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतनी धनावेशित, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उतनी ऋणावेशित। तो इससे क्लियर होता है कि आवेश कम से कम दो प्रकार के होते हैं। आवेश कम से कम दो प्रकार के होते हैं। चलिए इससे पहले जानते हैं कि घर्षण के कारण वस्तुओं पर जो आवेश आता है उसका परिमाण क्या होता है, कितना आवेश वस्तुओं पर आता है। वस्तुओं पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE होती है। Q बराबर प्लस माइनस NE। यहां N विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होती। इस प्रकार इस पर कितना धनावेश है, इस पर कितना ऋणावेश है, ये हम निकाल सकते हैं। यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो n इक्वल्स टू 1, दो गए हैं तो n इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से पता लगा सकते हैं कि वस्तुओं पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कितनी है। आवेशों के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से यह भी क्लियर होता है कि आवेश कम से कम दो प्रकार के होते हैं। चलिए तो दो प्रकार कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसे साफ करते हैं। साफ कर... आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार के विषय में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धनावेश कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ये परिभाषा है। ऋणावेश, प्लास्टिक की छड़ को ऊन से रगड़ने पर प्लास्टिक पर उत्पन्न होने आवेश को ऋणावेश कहते हैं। दो पदार्थों के नाम लिए हैं, कांच और प्लास्टिक। हालांकि जब भी आप किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे उनमें से एक धनावेशित और एक ऋणावेशित होगा, पर कांच को किसी भी पदार्थ से रगड़ने पर अधिकांशतः कांच धनावेशित होता है, और प्लास्टिक को किसी भी दूसरी वस्तु से रगड़ने पर अधिकांशतः ये ऋणावेशित होता है। इसीलिए कांच और प्लास्टिक के नाम लिए गए हैं। इसे हम एक सीरीज से समझ सकते हैं। ये एक आपके सामने सीरीज है, 15 पदार्थ हमने इसमें लिखे हैं। इस सीरीज में किसी भी ऊपर वाले पदार्थ को नीचे वाले पदार्थ से जब रगड़ा जाएगा तो ऊपर वाला पदार्थ धनावेशित और नीचे वाला पदार्थ ऋणावेशित होगा। तो यहां आप देखेंगे जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है
तो रेशम इस सीरीज में नीचे है कांच से, तो रेशम पर आएगा ऋणावेश और कांच पर आएगा धनावेश। जैसा कि हमने पहले बताया है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश धनावेश होता है। इस पूरी सीरीज में, इस पूरी तालिका में आप किसी भी ऊपर वाले पदार्थ को किसी नीचे वाले पदार्थ से जब रगड़ेंगे तो ऊपर वाला पदार्थ धनावेशित और नीचे वाला पदार्थ ऋणावेशित होगा। अधिकांशतः कांच को किसी भी पदार्थ से रगड़ने पर यह धनावेशित होता है इंस्टेड ऑफ सल्फर, सल्फर को छोड़कर, केवल सल्फर को छोड़कर। सल्फर के केस में ये नहीं है, बाकी जितने भी पदार्थ हमने इसमें लिखे हैं सबके साथ रगड़ने पर कांच धनावेशित ही होता है। इसी तरह प्लास्टिक, इनमें से किसी भी साथ रगड़ने पर ऋणावेशित होता है। इसका एक कारण यह भी है कि कांच की प्रकृति ऐसी है कि वो ऋणावेश को आसानी से त्याग देता है, ऋणावेश को आसानी से त्याग देता है। और प्लास्टिक की प्रकृति यह होती है कि ऋणावेश को आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो इस सीरीज के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि किस पदार्थ को किससे रगड़ने पर कैसा आवेश होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद इसे साफ करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।